हाय फ्रेंड्स, एक नया वीडियो टॉपिक में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट और बीपीएससी 2.0 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें शायद अ, जैनेंद्र कुमार का अपना अपना भाग, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसके यदि हम बात करें तो इसके बचपन का नाम आनंदी लाल था। और ये जो है प्रेमचंद के युग के कथाकार कह लीजिए, उपन्यासकार कह लीजिए या निबंधकार कह लीजिए। तो ये प्रेमचंद के युग के प्रेमचंद के बाद के युग के लेखक हैं। तो इसका यदि हम बात करें इनकी लेखन शैली की, तो ये जो है मनोविश्लेषणात्मक कविताएं कहानी इनका हम लोग जितनी भी कहानी है हम लोग इनकी कहानियों में मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि देखी जाती है। तो चलिए इसके संदर्भ में कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बातें देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है इनका जीवन परिचय दिया हुआ है। हिंदी साहित्य जगत में प्रेमचंद के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेमचंद के बाद के युग का जैनेंद्र को मील का पत्थर माना जाता है। मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य में इनका अभूतपूर्व योगदान है। तो जैसा कि मैंने बताया मनोविश्लेषणात्मक कथाकार हैं। उसके बाद कह रहा है कि जैनेंद्र जी का जन्म 1905 ईस्वी को अलीगढ़ के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त किया और शिक्षा प्राप्ति के दौरान ही गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। और इन्होंने जो है हंस पत्रिका का भी संपादन कार्य को संभाला था। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि हंस पत्रिका का संपादक कार्य किसने संभाला, तो ये आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं सुनीता, जो कि कहानी है, त्यागपत्र, जो कि स्टेट एग्जाम का ये टॉपिक था, उसके सिलेबस में दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि सुखदा, प्रख, विवर्त, समय और हम आदि इनका है। 24 दिसंबर 1988 को इनका देहांत हो गया, निधन हो गया। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड हम लोग, तो ये तो हो गया इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और यहाँ पर यदि हम बात करें आज की जो कहानी है अपना अपना भाग्य, तो इसका परिचय हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको कराना चाहेंगे। पाठ से परिचय करा। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि अपना अपना भाग कहकर कैसे हर कोई अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहता है। तो जो भाग को जो अपना अपना भाग बता करके कोई भी जिम्मेवारी है, सामाजिक जिम्मेवारी है, उससे लोग आज के वर्तमान समय में दूर भागना चाहता है। इसी बातों को इसमें जिक्र किया गया है। साथ ही साथ इस कहानी में निम्न वर्ग के एक बालक का दैनिक आर्थिक स्थिति के माध्यम से विभिन्न वर्गों का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। यह एक ऐसे ग्रामीण बालक की कहानी है जो गरीबी में तंग आकर नैनीताल आ जाता है। लोगों की कठोरता और स्वार्थी स्वभाव उनके अंतर हृदय को झकझोर कर रख देता है, जो इसकी कहानी है। तो चलिए हम लोग कहानी को देखते हैं और इसको हम लोग पूरी तरह से देखेंगे और समझेंगे। तो इनकी जो कहानी है उसमें हम लोग यदि अध्ययन करेंगे तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को विज्ञान भी देखने को मिलता है। तो इसके कहानी को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन यदि आप इसको गहरे चिंतन के साथ पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। कह रहा है कि बहुत कुछ निरुद्देश घूम चुके हम, सड़क किनारे बनी एक बेंच पर बैठ गए। निरुद्देश मतलब बिना किसी उद्देश्य का, मतलब कह रहा है कि लेखक जो है भ्रमण के लिए गए थे, जैसा कि बताया गया है कि नैनीताल। तो अगले पंक्ति में कह रहा है कि नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी में से रंग कर कभी वे नीले दिखते थे, कभी सफ़ेद, और कभी जरा सी देर में अरुण पड़ जाते थे, मतलब लाल दिखता था। वे जैसे जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। ताल में किश्तियां अपने सफ़ेद पाल उड़ाती हुई एक दो अंग्रेज यात्रियों को लेकर इधर उधर खेल रही थी। कहीं कुछ अंग्रेज अपनी सुई सी शक्ल की डोंगियों की शर्त बांधकर सरपट दौड़ रहे थे। कहीं किनारे पर कुछ साहब अपने बंसी पानी में डाले सौधैर्य, एकाग्र, एकस्थ, एकनिष्ठ मछली
चिंतन कर रहे थे, मतलब जो बंसी से मछली पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। और ये उनका जो है जहाँ पर वो बैठे थे जिस बेंच पर, वहाँ के का जो वातावरण था वह प्राकृतिक वातावरण था, क्योंकि चूँकि वर्णन यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि नैनीताल का वर्णन किया गया है। तो सुंदर वादियों में कवि लेखक हैं, और वहाँ पर देख रहे हैं कि अपने चारों ओर के जो प्रकृति है, जहाँ पर प्रायः लोग भ्रमण के लिए आए हैं, घूमने के लिए आए हैं, अपनी सारी व्यथाओं को दूर करके, चिंताओं को दूर करके आए हैं भ्रमण के लिए, घूमने के लिए। उसके बाद आगे करा, सड़क पर नर नारियों का अविरत प्रवाह आ रहा था और जा भी रहा था। अधिकार व गर्व से तने अंग्रेज और उसमें से, और चिथड़ों से सजे घोड़ों के बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना दिया, और जो बड़ी तत्परता से दूम हिलाना सीख गए थे। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुछ अंग्रेज थे जो कि घोड़े पर बैठे हुए थे, और उनके घोड़े के जो लगाम है उसको, बाग को थामे हुए पहाड़ी जो थे, वो अपने शून्य करा सम्मान को कुचल कर, मतलब अपना सम्मान को कुचल करके उसकी सेवा में लगे हुए थे। उसके बाद फिर आगे कह रहा है कि घंटे के घंटे सरक गए, अंधकार गाढ़ा हो गया, बादल सफ़ेद होकर जम गए। अब इक्का दुक्का आदमी सड़क पर छतरी लगाकर निकल रहे थे। हम वहीं के वहीं बैठे थे। सर्दी सी मालूम हुई, हमारे ओवरकोट भीग गए थे। हमारे देखते ही देखते एक घने पर्दे ने आकर सबको ढक दिया। रोशनियां मानो मर गई, जगमगाहट लुप्त हो गई। वे काले काले भूत से पहाड़ भी इस सफ़ेद पर्दे के पीछे छिप गए। ऐसा घना कोहरा हमने कभी नहीं देखा था। वह टप टप टपक रहा था। हम अपने अपने होटल के लिए चल दिए, तो अब कोहरा जो है और भी अधिक गिरने लगा। बर्फ के से जो पहाड़ियां हैं वह ढकने लगी। तो इसीलिए जो वहाँ पर भ्रमण के लिए आए थे नैनीताल लेखक, वह भी अपने होटल के लिए चल दिए। उसके बाद कह रहा है कि रास्ते में दो मित्रों का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था। तो यहाँ पर इस कहानी में यदि हम बात करें तो 4 मित्रों का जिक्र है। प्रश्न आ सकता है कि कितने मित्र भ्रमण के लिए गए थे और कहाँ गए थे। तो याद रखिएगा, नैनीताल। और कितने मित्रों का जिक्र है? 4 मित्रों का। 2 मित्र वकील थे पेशे से। उसके बाद क्या, सर्दी इतनी थी कि सोचा कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे एक बेंच पड़ी थी। मैं झटपट होटल पहुंचकर इस भीगे कपड़ों से छुट्टी पाकर गर्म बिस्तर में छिप सो जाना चाहता था, पर साथ के मित्र की झनक कब उठेगी और कब थमेगी, इसका क्या ठिकाना। और यह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाजा है। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठें। मैं उस कोहरे में, रात के ठीक 1 बज रहे थे, और तालाब के किनारे की उस भीगी बर्फीली ठंडी हो रही थी, लोहे के बेंच पर बैठ गए। तो रात के कितने बज रहे थे? 1 बज रहे थे। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा न मालूम हुआ, तो मैंने खींच कर कहा, चलिए भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया, और चारा न रहा। लाचार बैठे रहना पड़ा। चुपचाप बैठे, तंग हो गया था। मित्र अचानक बोला, देखो वह क्या है। मैंने देखा, कोहरे की सफ़ेदी में एक ही हाथ दूर से एक काली सी मूरत हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई। 3 गज की दूरी पर दिख पड़ा एक लड़का। सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता हुआ चला आ रहा था। नंगे पैर है, नंगे सिर है, एक मैली सी कमीज लटकाए हैं। पास के चुंगी की लालटेन की छोटी सी प्रकाश विरित में देखा। कोई 10 बरस का होगा। गोरे रंग का है, पर मैले से काला पड़ गया है। लेकिन गोरे रंग का है, लेकिन गरीबी और विवशता के कारण जो है वह क्या हो गया है, काला हो गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है। माथा जैसे अभी भी झुर्रियाँ खा गया है। मित्र ने आवाज़ दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तो कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर भी बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वह वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम 1 रुपया और
जूठा खाना, मतलब 1 रुपया उनसे जो मजदूरी मिलती थी और साथ ही साथ उसे जो भी बचा कुचा रहता था वह उसे खाने को दिया जाता था। फिर कह रहा है कि नौकरी करेगा? तो बच्चा कह रहा है हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाया? कुछ नहीं। अब क्या मिलेगा? अब खाना मिलेगा? नहीं। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं पर, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा। आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है, माँ बाप है? हाँ, है। कहाँ? तो 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? तो बच्चे ने कहा हाँ। क्यों? फिर बच्चे के द्वारा बताया जा रहा है कि मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग गया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, माँ बाप भूखा रहता था और मारता था। माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग गया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा। दोनों यहाँ साथ आए, वह अब नहीं है। कहाँ गया? तो बच्चे ने बोला कि मर गया। इस जरा सी उम्र में ही उसको उसकी मौत से पहचान होगी। मुझे अचरज हुआ, दर्द हुआ। पूछा मर गया? हाँ साहब। साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे पास चल। वह साथ चल दिए। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर आए। कश्मीरी दोशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही। ओहो, फिर आप कहिए। आपको नौकर की जरूरत थी न? देखिए यह लड़का है, कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी, ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से? जो लो जी, यह नौकर लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी, सब खूब है। ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए और अगले दिन न जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए, मतलब भाग जाए। आप जानते ही नहीं है मैं क्या करूं, माने क्या खाक। आप भी जी मजाक करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जाते हैं। और वह 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे से सजी मसहरी पर झटपट सोने चले गए। वकील साहब के चले जाने के बाद होटल के बाहर आकर मित्र ने अपने जेब में हाथ डालकर कुछ टटोल कर कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर वे मेरी ओर देखने लगे। क्या है? मैंने पूछा। इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था। अंग्रेजी में मित्र ने कहा, मगर 10 के नोट हैं। नोट ही शायद मेरे पास हैं, देखूं। सचमुच मेरी जेब में भी नोट ही थे। हम भी अंग्रेजी बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे, कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने कहा तब मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। सकपका कर मित्र मेरा मुंह देखने लगा। अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं। तो जाने दो, यह दया ही इस जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता। कल मिलना। वह होटल डिपो जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ, कुछ काम देंगे हुजूर? हाँ हाँ, ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? लड़के ने निराश आशा में पूछा। हाँ। ठंडी सांस खींचकर फिर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर, पेड़ के नीचे। किसी दुकान के भट्ठी में। बालक कुछ ठहरा और असमंजस में रहा। तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोट को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है। उसके पास बहुत कम कपड़े थे बच्चे के पास। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ में फिलोसफी सुनाई। चलो अपने बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई कहो। उसके बाद फिर कह रहा है कि दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार पर दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपो में नहीं आया। हम अपने नैनीताल शहर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए।
उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की जरूरत हमने न समझी। मोटर में सवार होने ही वाले थे कि समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चितड़े की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया में बस यही उपहार उसके लिए उसके पास छोड़ा था। पर बताने वाले ने बताया कि गरीब के मुँह, छाती, मुट्ठियाँ और पैरों पर बाईं बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। तो यहाँ पर उस बच्चे का जो है मार्मिक चित्रण किया गया है। यदि यहाँ पर हम यदि बात करें तो समाज में यदि जो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, कर्तव्य से भागते हैं, यदि यहाँ पर चाहता तो एक वकील, एडवोकेट और जो लेखक हैं उनके सारे मित्र इनके समस्या का समाधान कर सकते थे, इन्हें कुछ मदद कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर लेखक ने कहा है कि सब अपने अपने जो जिम्मेदारी है, अपने अपने जिम्मेदारी से बच कर निकल जाना चाहते हैं। जो समाज का आर्थिक दयनीय स्थिति है उस पर जूझते हुए मध्यम वर्गीय गरीब जो निम्न तबके के हैं, उनका प्रत्येक वर्ष ठंडी के मौसम में इसी हालत में मृत्यु हो जाती है और इसको देखने वाला कोई नहीं होता है। कहीं ना कहीं हम हमारा जो समाज है, हमारा समाज इस जिम्मेदारी को, इस चीज़ों को इग्नोर करती है, देखती है और उसे अपना अपना भाग समझ करके भूल जाती है। बस यही इनका जो मुख्य कथा का मुख्य बातें हैं यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमें एक ऐसे समाज की ओर ध्यान देना है, एक ऐसे समाज को बनाना है जहाँ की जो इस तरह की घटनाएं नहीं हो। ये लेखक को काफ़ी मार्मिकता के साथ काफ़ी उनको इस कहानी में उन्हें काफ़ी तकलीफ हुआ होगा, क्योंकि उनके नज़र के सामने की ये घटना थी। बहुत काफ़ी अपसेट हुए होंगे। तो आज के इस वीडियो टॉपिक में बस यही अपना अपना भाग्य शीर्षक जो कि यूजीसी नेट में दिया हुआ है, जिनेंद्र कुमार का मनोविज्ञान पर आधारित, जो कि यहाँ पर चित्रण भी बहुत सटीक तरीके से किया है, जो कि नैनीताल के भ्रमण के दौरान यह कविता लिखा गया था। तो आज के ये कहानी लिखा गया था। आज के इस कहानी में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमारा समाज ऊंचे नीचे, गरीबी अमीरी में जूझती है और जो गरीब है वह इसी गरीबी में रह करके अपने आप को तपा गला करके अंतिम में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो बस यही है अपना अपना भाग्य। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब